हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो हम आपको पता होगा हम सुबह 6 बजे आते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के लिए भी हम लेकर आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछे, आपका किसी भी एरिया से पूछे तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ जब भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, आपका बैंकिंग हो, रेलवे, एसएससी हो, कहीं पर भी अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप सॉल्व कर पाएँ। और क्लास के एंड में आपको पता है हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। तो आज भी हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे लेटेस्ट टॉपिक्स जो अभी चल रहे हैं उनसे बनाए गए हैं। कुछ नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, और कुछ जो है पुरानी क्लास को जो मैंने पढ़ाया आपको वहाँ से कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन करने का जो स्ट्रैटेजी हमारा है, जो डेली हम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, लगभग 3 महीने से मैं आपको डेली 5 क्वेश्चंस करा रही हूँ। जो स्टूडेंट्स भी मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं ना, उनको इस चीज़ का बेनिफिट जो है आगे जाके देखने को मिलेगा अगर रिवीजन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 3 महीने पहले एक बार देखा था उसको आज तक छुआ नहीं है। रिवीजन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें जो है आपको अच्छे से याद नहीं रहेंगी। कोई क्वेश्चन देखोगे आप तो लगेगा पढ़ा पढ़ा सा है, पढ़ाए कहीं, लेकिन समझ में नहीं आएगा वो एग्जाम में कि भाई कहाँ पढ़ा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है, रिवीजन 1 या 2 बार आपको करना है कंटिन्यूअसली। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको, अगर मेरे 10 टॉपिक्स हैं या 6 टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 टॉपिक या 2 टॉपिक भी एक लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में मैंने 10 पढ़ाए टॉपिक्स में 2 इंपॉर्टेंट है, अगर उन 2 टॉपिक्स के भी आप अपना शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स देखेंगे ना आप, उन सबकी हालत जो ख़राब होती है ना, वो करंट अफेयर्स के मामले में होती है। क्योंकि लोग वेट करते हैं जब एग्ज़ाम आने वाला होगा 1 महीने पहले हम ईयरली कंपाइलेशन उठा के पढ़ लेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। जो डेली फॉलो करते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जो डिटेल में पढ़ते हैं वो याद रहता है और बर्डन नहीं हो पाता कि एक साथ जो है 5-6 टॉपिक सामने खुले रखे हैं, उनको कैसे पढ़ें वो समझ में नहीं आएगा, ओवरलैप हो जाएगा। जब भी आप इतने सारे टॉपिक एक बार पढ़ लोगे, अगर कम से कम 3 बार रिविज़न नहीं किया आपने तो समझो कि आपके हाथ से वो जो सब्जेक्ट है वो गया। पढ़ा हुआ भी ना पढ़ा हुआ के बराबर है, उसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, आधा जल गगरी छलकत जाए वाला, मतलब आधा ज्ञान जो है वो सिर्फ दिखावे के काम आता है। आप किसी को बोल सकते हो कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ लिया मैंने, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया मैंने, इकोनॉमी पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स मैंने 1 साल का पढ़ लिया है, लेकिन आपको अंदर से ये चीज़ पता है कि रिवीजन नहीं किया है। लैक ऑफ द रिवीजन ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठोगे ना तो क्वेश्चन दिखेंगे कि पढ़ा हुआ है, ऑप्शन देख के लगेगा कि हाँ ये भी पढ़ा हुआ, लेकिन फैक्ट्स क्या थे, कॉन्सेप्ट क्या था, वो चीज़ वहाँ से मिस हो जाएगी। तो आते हुए क्वेश्चन भी आपको नहीं आएंगे। फिर आपको वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि थोड़ा सा रिवीजन और कर लिया होता, शायद तो मेरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही हो सकते थे और मैं सिलेक्ट हो जाता, अच्छा खासा एकदम मेंस दे रहा होता अभी। तो क्या है, आपको रिवीजन जो है कंटिन्यूअसली करते रहना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 16 जून को है, बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी से जल्दी रिविज़न कर लीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी बातें हमारी होती रहेंगी, हम डेली कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं आपस में मतलब मैं बात करती हूँ, आप लोग सुनते हो, तो क्या कुछ ना कुछ ज्ञान देती रहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर कुछ समझाऊंगी नहीं। आज का पहला आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी 2-3 जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं आपको ये जो है एग्जिट पोल वाला देखने को मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है, एनडीए विथ फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर 3rd टाइम सेज एग्जिट पोल। तो बोला जा रहा है कि एनडीए जो है तीसरी बार जो है गवर्नमेंट बनाने वाली है, ऐसा वहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। अगर आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे एग्जिट पोल के बारे में पता होना चाहिए। एग्जिट पोल क्या होते हैं, जैसे आपने कभी यूपीएससी एग्जाम देखा, जब यूपीएससी एग्जाम देकर कोई बच्चा आता है, चाहे प्री हो या मेंस, ज़्यादातर प्रीलिम्स में देखते हैं आप कि रिपोर्टर्स वगैरह बाहर खड़े होते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि कैसा एग्जाम था आपका, टफ था, क्या है, हो जाएगा या नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे आए थे, कौन सा सेक्शन जो है ज़्यादा टफ था, कौन सा सेक्शन ज़्यादा ईजी था, ऐसा होता है ना। तो मतलब क्या है, एग्जाम से निकल के आए आपसे पूछ रहे हैं, वैसा ही कुछ क्या होता है, अलग अलग जो पोलिंग बूथ्स होते हैं जहाँ पे मतलब चुनाव के मतदान हो रहे होते हैं, वहाँ पे जा कर के लोग पूछते हैं, पता करते रहते हैं कि हाँ आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, ऐसे करके काफ़ी। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, उसमें जो है 100 वोट हैं, 1000 वोट हैं, ठीक है, 1000 वोटर्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सर्वे कर लिया गया मतलब 700 वोटर्स को, 700 वोटर्स का उन्होंने
700 वोटर का उन्होंने सर्वे कर लिया, तो इसमें पता चला कि भाई यहाँ पे लगभग जो है 80% लोग जो है बीजेपी को वोट दे करके आए हैं और 20% जो है वो जो है कांग्रेस को वोट दे करके आए हैं। या मान लीजिए यहाँ पे 70% ये बीजेपी को है और 30% जो है कांग्रेस को दे करके आए हैं। तो आपको जो है बाकी जो यहाँ पे 700 के अलावा 300 बचे हैं ना, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा नहीं। इनका आप सर्वे नहीं भी करेंगे तो आपको एक आधा मतलब समझ में आ जाएगा रिजल्ट कि भाई अगर 70% ऑलरेडी इनको मिला है और इसका 15% मिल जाएगा तो 85% ऑलरेडी हो जाएगा, तो इस एरिया से तो बीजेपी आएगी। तो एग्जिट पोल यही होता है कि जो भी मतदान करके मतदाता आ रहे होते हैं वहाँ से कुछ, या फिर मतलब जरूरी नहीं कि पूरे मतदाताओं से पूछा जाए कि वहाँ पे 1000 वोटर से लगभग 700 वोटर से हमने बात की और यहाँ पे ऐसे ऐसे रुझान देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो पोलिंग बूथ्स पर जो एग्जिट पोल पर काउंटिंग की गई थी उसके अनुसार बताया गया है, यह बताया जा रहा है कि क्या है कि एनडीए फिर से गवर्नमेंट बनाने वाली है। और लेकिन कांग्रेस का बोलना है कि नहीं भाई हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, बीजेपी बोली नहीं हमारी इतनी सीटें आ रही हैं। तो अलग अलग जो है चीज़ें हो रही हैं। जैसे होता है ना कि आप पेपर दे करके आते हो, अपना आंसर की वगैरह चेक करते हो, मतलब ऑफिशियल आंसर की नहीं आई होती है, बट जो कोचिंग्स वगैरह के आंसर की होते हैं उसे आप अपना क्वेश्चंस के आंसर्स मिला देते हो, तो जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो आपका 10-5 नंबर इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे एग्जिट पोल जो भी बताते हैं आपको कि हाँ यहाँ पे ये रुझान है ये रुझान है, लेकिन क्या जब फाइनल रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो है बताई गई हैं चीज़ें। देखिए लिखा है टोटल कितनी थी, 543 सीट्स थी। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कितनी सीट्स हमारे यहाँ रही हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 361 से लेकर के 401 सीट्स तक लगभग किसके पास जाने वाली है, बीजेपी गवर्नमेंट के पास, और 131 से लेकर के 166 जो है इन अलग अलग पार्टियों के पास जाने वाली हैं। तो लिखा है, अगर बात करें कि ये चीज़ें हमारे संविधान में कहाँ पर क्या लिखी हुई हैं, क्या कोई इसके बारे में कानून वगैरह है, तो यहाँ पे है सेक्शन 126A लिखा है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 पुट्स अ बैन ऑन एग्जिट पोल फ्रॉम द पीरियड बिटवीन द commencements of the poll until half an hour after the closing of the final phase of the poll। तो देखिए कहीं पर भी इलेक्शंस हुए हैं, कहीं पर वोटिंग हुई है अगर, तो वहाँ पे बोला जाता है कि जब तक पूरे वोट वहाँ पे उस एरिया में उस पोल पे पड़ नहीं गए हैं, उसके बाद आधे घंटे का गैप, उसके बाद आप वहाँ पे जाकर के पूछताछ कर सकते हो। अदरवाइज इसे बैन किया गया। जो एग्जिट पोल वाला है कि पहले से जो कोशिश करते हैं ना कि जान ले कि कौन आने वाला है, इससे देखिए होता क्या है, अगर रुझान पहले से पता चल जाए, अगर एग्जिट पोल्स जो भी हैं ये कंटिन्यूसली पहले से बताने लग जाएं कि भाई यहाँ पे तो ये लगभग क्या है, इस एरिया में तो बीजेपी को इतना % वोट पड़ गया है, यहाँ पे कांग्रेस को इतना % वोट पड़ गया है, लोगों के मन में क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा कि यार वहाँ पे तो ऑलरेडी बीजेपी को ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, अपना वोट हम खराब क्यों करके आए, चलो बीजेपी को ही वोट देते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अफवाहें फैलाई जाती हैं कि एग्जिट पोल से पता चला है कि इस एरिया में जो है वोट पड़े तो बीजेपी आने वाली है गवर्नमेंट, तो आगे की चीज़ें में इन्फ्लुएंस हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मना किया गया है। कभी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे ना, एग्जाम में पूछा जाए, जनरल वे पे कोई पूछ ले कि एग्जिट पोल के लिए हमारा जो सेक्शन 126A है ये मना क्यों करता है, तो आपको क्या कर बताना है कि ऐसा ना हो कि इन्फ्लुएंस हो करके वोटर्स जो है सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी दूसरी पार्टी को वोट ना दे दें जो कि उन्होंने सुन रखा है कि ये जीतने वाली हो, और ना जीतने वाली हो पता चले वो, लेकिन इन्फ्लुएंस हो करके अफवाहों को सुन करके वोटर्स ने सारा वोट जा करके उस पार्टी के थाली मतलब झोली में डाल दिया, जीतने वाली नहीं थी, अफवाहों से जीत गई। तो क्या है, ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए मना किया गया है। द इलेक्शन कमीशन इश्यूड गाइडलाइंस अंडर आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन हमारा है आर्टिकल 324 के तहत कुछ गाइडलाइंस जारी करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटिंग न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स फ्रॉम पब्लिशिंग रिजल्ट्स ऑफ प्री इलेक्शंस सर्वे एंड एग्जिट पोल्स। तो इसमें सीधा सीधा मना किया गया है कि प्री इलेक्शंस मतलब क्या है, कहीं पर भी कहीं एरिया पर भी किसी एरिया के बारे में कहीं पर भी आपको क्या है एग्जिट पोल्स के बारे में या कितने वोटर्स कहाँ पे वोट डाल रहे हैं इसके बारे में ना ही आप अखबार में छाप सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, ना ही आप कहीं पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा आपको करने से मना किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं या सोर्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, वो यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स के बारे में क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है एग्जिट पोल प्रेडिक्ट अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी फॉर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन द 18th लोकसभा। बोल रहे हैं बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए के साथ 18th लोकसभा चुनाव में बोला जा रहा है कि ये जीतने वाले हैं, ऐसा सीधा सीधा बोला गया है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि एनडीए को लगभग 281 से लेकर के 350 सीट्स मिलने वाली है, और
ये इंडिया जो हमारी दूसरी अलग अलग पार्टियां हैं, वहाँ पे क्या है इनको 145 से लेकर के 201, तो क्या है अलग अलग जो है इंडिया न्यूज़ डायनेमिक्स जो है उसने निकाला है, जन की बात, न्यूज़ इंडिया, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, अलग अलग जो चैनल्स हैं उन्होंने अलग अलग रुझान वगैरह बताए हैं। लेकिन आप सबके फाइनल रिजल्ट देखोगे तो यही देखने को मिल रहा है आपको कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी में चलने वाली है। ऐसी चीज़ें अलग अलग वहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना, एक जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 वाला है और एक हमारा है 1950 वाला। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इन चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 प्रोवाइड्स फॉर क्वालिफिकेशंस ऑफ वोटर्स, क्वालिफिकेशंस ऑफ द वोटर्स, वोटर्स के बारे में क्वालिफिकेशंस बताता है क्या होने वाली है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स कैसे होने वाले, प्रिपरेशन कैसे की जाएगी ये बताता है। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, अलोकेशंस ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेशन लेजिस्लेचर एंड सो ऑन। अलग अलग जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है हमारा पीपल्स एक्ट है 1950 का, जिसे शॉर्ट में आप आरपीए बोल सकते हो, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। 51 वाला हमारा क्या बताता है, फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड डील विथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो क्या है ये चीज़ें यहाँ पे डील करता है कि एक्चुअल में इलेक्शंस कैसे होने वाले हैं या कैसे होने चाहिए। वहाँ पे सब चीज़ें एलोकेशंस हो रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स बन रहे हैं, वहाँ पे प्रिपरेशंस हो रही हैं, बताया जा रहा है कि वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन है। लेकिन वोट जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या काम करना है यहाँ पे, वहाँ पे तो हमने लोगों के बारे में बात की है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। द पोल इलेक्शन ऑफेंसेस क्या मतलब अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जो इलेक्शंस में रूल्स हमारे बनाए गए हैं उनको कोई अगर खंडित करता तो क्या होगा वहाँ पे। इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको यहाँ पे देखा जाएगा। बाई इलेक्शंस अगर कराने पड़ेंगे तो वो यहाँ पे होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी 1950 वाले में। और 1951 में है छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ें हैं जो ज़्यादातर वोटर्स के बारे में बात कर रही हैं, वहाँ के एरिया के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मेन इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको हमारा आरपीए एक्ट में 1951 में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंट है इनको बिल्कुल कि 2024 में जीतने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होने वाला है वो है वैश्यावृत्ति एक पेशा है, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उसके बारे में है। तो अभी आगे एक आर्टिकल आएगा जिसमें हम सेक्स वर्कर्स डे के बारे में बताएंगे आपको कि कब मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, क्या थीम रही है। तो एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था या वर्डिक्ट आई थी, वैश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैश्यावृत्ति जो है एक तरीके से क्या है, बिजनेस है या मतलब पेशा है। जैसे आप कोई क्या है, कोई दुकान लगाता है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई पिज़्ज़ा बेच रहा है, वैसे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं वो भी एक तरीके से काम कर रहे हैं अपना। बस यहाँ पे चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा हो जबरन ना लाया गया हो। जो व्यक्ति भी बिजनेस कर रहा है, पैसा कर रहा है, सेक्स वर्कर्स जो भी हैं वो अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हो, उनकी खुद की मर्जी शामिल हो वहाँ पे, किसी को वहाँ पे किसी एरिया से खरीद कर बेच कर क्या ज़बरदस्ती ना लाया गया हो, जैसा कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है। आपने गंगूबाई अगर मूवी देखी है तो आपको पता है जो गंगूबाई जो मेन लीड आलिया भट्ट ने वहाँ पे प्ले किया था रोल, तो उसको क्या किया गया था, उनको जो है बेचा था, उसको मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बेचा था उनको जा कर के वहाँ पर, तो वो क्या है करना नहीं चाहती थी ये काम, ज़बरदस्ती करवाया गया था। तो आर्टिकल 23 हमारा जो है वो हमें अधिक मतलब जो है मानव तस्करी के बारे में या मानव को खरीदना बेचना या मानव को एक तरीके से गुलाम बनाकर रखने की इन सब चीज़ों को बैन करता है, मना करता है, जो आर्टिकल हमारा 23 है। तो जो वहाँ पे आपने मूवी में देखा उसमें ज़बरदस्ती किया जा रहा था, काम करवाया जा रहा था, करना नहीं चाह रहे थे, उसके अलावा भी आपने और बच्चियों को देखा होगा वहाँ पर, तो वो चीज़ मना है। बाकी कोई अगर अपनी मर्जी से कर रहा है, जैसे स्कॉट सर्विसेज होती हैं, आपने मतलब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आजकल क्या है बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो जगह होती हैं जहाँ पे लड़कियाँ बहुत मॉडर्न एंड बहुत ज़्यादा उनके खर्चे होते हैं, कई बार लड़कियाँ जो अपने महीने का खर्चा चलाने के लिए भी स्कॉट सर्विसेज देती हैं, प्रोवाइड करती हैं अपनी मर्जी से। उनके बारे में किसी को पता नहीं होता है, वो किसी ऑनलाइन साइट पर खुद को रजिस्टर करते हैं, उनकी बुकिंग्स आती हैं, जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा भी होगा, फिर उसके हिसाब से वो जाकर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप उनको अगर अंडर एज नहीं है वो, तो आप उनको वहाँ पे मना नहीं कर सकते हो।
क्योंकि वो अंडर 18 नहीं है, एडल्ट्स हैं, वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। हालांकि बस समस्या ये होती है कि कई बार का नॉर्मल यही देखने को मिलता है कि अगर कोई भी सेक्स वर्कर है, चाहे वो मर्जी से शामिल हुआ हो, चाहे वो ज़बरदस्ती शामिल किया गया हो, उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, उनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं। एक तरीके से सेक्स वर्कर होना आज के टाइम पे, कुछ लोग समझदार हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, रिपोर्टर्स नहीं बोलते हैं, मीडिया हाउसेस नहीं बोलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं जो वुमेंस वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, वो उनको नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या है, ज़्यादातर लोग वो सोसाइटी में सबकी सोच यही है कि सेक्स वर्कर मतलब गाली। कोई नॉर्मल महिला है, पढ़ लिख रही है, कहीं जॉब कर रही है, आप उसको सेक्स वर्कर वर्ड करके उनके लिए यूज़ करके देखिए, आपको गालियाँ पड़ेंगी, आपके ऊपर हरासमेंट का केस हो जाए, क्योंकि उस शब्द को एक तरीके से गाली के तौर पे लिया जाता है। तो क्या है, इस चीज़ को सोसाइटी से हटाने का काम जो है गवर्नमेंट का है कि भाई अगर कोई सेक्स वर्कर है, अगर वो मर्जी से काम कर रहा है, तो आपको उसको ना ही नीचा दिखाना है, ना ही गाली देनी है, क्योंकि वो भी अपना पैसा कर रहा है, वो भी समाज में बराबरी का हकदार है, बराबरी से रहने का हकदार है। तो ये चीज़ें हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे लगता है टाइम के साथ भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा, एक तरफ से बहुत बड़ा मुद्दा है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होने वाला है मुल्ला पेरियार रिवर डैम के बारे में। ठीक है, ये डैम जो है तमिलनाडु और केरला के बीच एक मतलब लड़ाई झगड़े के एक रीज़न है। डैम किसी दूसरे स्टेट में है, फ़ायदा किसी और को हो रहा है, बाढ़ आएगी तो किसी और स्टेट में आएगी। इस चीज़ को लेकर के इनके बीच बहुत कहासुनी होती रहती है। तो क्या है, व्हाट आर द स्टेटेड पोजीशंस ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, ऑन द डैम इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, वाई इज केरला सीकिंग फ्रेश टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हाउ हैज तमिलनाडु रिस्पॉन्डेड, विच स्टेट यूजेज द वाटर फ्रॉम द डैम, हाउ ओल्ड इज द कंस्ट्रक्शन। पहली बात तो देखिए ये है कि ये केरला, अगर आपको पता, जैसे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से स्टेट के बीच में ये डिस्प्यूट है, तो केरला और तमिलनाडु के बीच ये डिस्प्यूट है। डैम ये रहा आपका, शहर आपका है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और समस्या ये है यहाँ पे कि डैम जो है इस स्टेट में है, केरला में डैम बना है, पानी जो है तमिलनाडु यूज़ कर रहा है, यहाँ बना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, बना है केरला में, पानी जो है यूज़ कर रहा है तमिलनाडु। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डैम है बहुत पुराना है, लगभग 100 साल से ज़्यादा ही पुराना है। अगर यहाँ पे कहीं लिखा है तो मैं आपको बता दूंगी, अगर आगे लिखा होगा तो लगभग 100 साल से 118 या 19 साल समथिंग उसका मतलब है, अंग्रेजों का टाइम का बनाया हुआ है। तो डैम जो है बहुत पुराना है, और अगर डैम टूटता है तो तमिलनाडु भले ही फ़ायदा उठा रहा है, पानी ले रहा है, लेकिन कभी डैम टूटेगा तो समस्या जो है सिर्फ और सिर्फ केरला को होगी। रीज़न यही है कि फ़ायदा सब उठा रहे हैं, फ़ायदा और भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन क्या है समस्या, जो फ़ायदा उठा रहे हैं सारे लोग, लेकिन समस्या जो होगी एक को होगी। तो लिखा है केरला एंड तमिलनाडु हैव बीन एंगेज्ड इन अ पीस्ड लीगल बैटल ओवर द डैम सिंस 1996। 1996 से ये समस्या कंटिन्यूअसली चल रही है और अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। इसी के बारे में हमारी चीज़ें हैं, देखिए सब चीज़ें लिखी हुई हैं। व्हाट इज़ केरला पोजीशन, इज द स्कोप ऑफ कंजर्वेशन। तो देखिए, अगर आप देख लीजिए, केरला ये है और तमिलनाडु आपका ये रहा। ठीक है, डैम जो है यहाँ पे है, देखिए डैम देखिए कहाँ पर है, मुल्ला पेरियार डैम आपका है केरला में, लेकिन पानी जो है ये भी यूज़ करता है। तो यही बोला जा रहा है कि डैम बहुत पुराना है, मरम्मत करवानी है। तो जब मरम्मत करवाने के बाद देखो, ये बहुत बहुत जाहिर सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है। जब अधिकार की बात आती है ना कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, आपके ऊपर बहुत सारे लोग अधिकार जमाने आ जाएंगे। आपके मम्मी पापा भी आ जाएंगे, आपके भाई बहन भी आ जाएंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मामा मामी चाचा सारे आ जाएंगे आपके ऊपर अधिकार जमाने कि ये मेरा रिश्तेदार है। कल को आपको कुछ हो जाए, जिम्मेदारी लेने की बात आए, तो शायद मम्मी पापा के अलावा जिम्मेदारी लेने कोई नहीं आएगा। ना आपके मामा मामी आएंगे, ना फूफा फूफी चाचा चाची, कोई नहीं आएगा। बोलेंगे कि तब बोलेंगे कि हमारा क्या लड़का तो नहीं है ना, वो ऐसे करके। तो क्या है, जिम्मेदारी लेने का काम जब आता है ना तो लोग पीछे हट जाते हैं। जब राइट्स दिखाने का काम आता है ना, जब होता है कि अधिकार जमाना है, तो आपके ऊपर अधिकार जमा देंगे। लेकिन आप कभी किसी चीज़ में फंस जाओगे, आपको निकालना होगा। जब जिम्मेदारी का काम होता है तो लोग वहाँ नहीं आते हैं। जैसे आपने पढ़ा है हिस्ट्री में कि बंगाल में क्या था, जब बंगाल में जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो उसमें क्या किया उन्होंने कहा कि जो शासन व्यवस्था संभालने का काम है वो वहाँ के लोकल जो है वो संभालें, कि किसी को, किसान को क्या करना है, वहाँ के लोगों को क्या करना है,
बाकी जो रेवेन्यू है, जो पैसा कलेक्ट करना है, वो अंग्रेज देखेंगे। तो क्या क्या उन्होंने जिम्मेदारी का काम दिया था हमारे इंडियंस को, और जो अधिकार है, जो पैसा वगैरह जो इकट्ठा करने वाला काम है, वो खुद लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि केरला बोल रहा है कि जिम्मेदारी काम सारा हमारा है क्या, ये डैम जो है इसको ठीक करवाना है, इसको मरम्मत की ज़रूरत है, कभी भी टूट जाएगा, समस्या हमारे यहाँ पे होगी। तो तमिलनाडु कई बार कहना होता कि डैम तो हमारा नहीं है, डैम तो आप क्या बना है, आपके स्टेट में बना है, आप इसको सुधरवाइए, आप ठीक करवाइए। तो यहीं पर समस्या चल रही है। और केरला कई बार ये भी बोलता है कि भाई डैम हमारे स्टेट में बना तो ये फ़ायदा क्यों उठा रहा है, पानी हम इसको क्यों दे रहे हैं। तो पानी को लेकर बहुत सारी नदियों पर डिस्प्यूट है, जिसका एक जीता जागता आप उदाहरण देख सकते हो। यहीं पर आपकी पेरियार रिवर है, यहीं पर पेरियार लेक है और मल्ला पेरियार डैम है। ठीक है, तो पेरियार लेक याद रखिएगा आपकी यहीं पर है। देखिए यहाँ पे क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, वो कहाँ पर है, आपका केरला में है। मुल्ला पेरियार डैम भी आपका कहाँ पर है, केरला में है। लेकिन सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका तमिलनाडु में चला जाता है। ये चीज़ें यहीं पर हैं, लेकिन आपको याद रखनी है। पेरियार लेक भी आपके कहाँ पर है, केरला में है। आपका पेरियार रिवर भी कहाँ पर है, ये भी केरला में है। ये सबसे लंबी और एक तरह से लाइफ लाइन है केरला की। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है, ये यहाँ पे केरला में है। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें देखते हैं हम। अगर देखें डैम के बारे में, द मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द confluence of the Mulla Periyar and Periyar River in the Kerala Idukki district। ठीक है, it is located on the कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ जिनको बोलते हो, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। द डैम इज लोकेटेड इन केरला ऑन द रिवर पेरियार बट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द नेबरिंग स्टेट बाय तमिलनाडु। बना हुआ है वहाँ पे, और जो मेंटेन किया जा रहा है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है, वो तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है। द डैम इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु following an 1886 lease agreement of 99 years that was signed between the Maharaja of Travancore and the Secretary of State for the India during British rule। तो ब्रिटिश रूल के दौरान 1886 में 1886 में इन दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत जो है ये डैम जो है 999 साल के लिए तमिलनाडु को लीज पर दिया गया है। तो ऑपरेट यही कर रहा है, मेंटेन यही कर रहा है, लेकिन बना कहाँ पर, बना है केरला में। समस्या यही आती है कि ये चीज़ हमारे यहाँ बनी है और फ़ायदा कोई और ले रहा है, हकदार कोई और है उस चीज़ का। अगर हम बात करें पेरियार रिवर की, अब पेरियार रिवर है तो उसके बारे में देखना पड़ेगा पेरियार रिवर क्या है। पेरियार रिवर क्या देखें, पेरियार रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला विथ अ लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर। तो 244 किलोमीटर्स की लेंथ के साथ जो है केरला की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला, इसको लाइफ लाइन ऑफ द केरला बोलते हैं। वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर इन द स्टेट, कुछ ही अच्छी खासी नदियाँ जो वहाँ की हैं उसमें से एक है। अगर बात करें 12 पेरिनियल मतलब रिवर्स कौन सी होती हैं, वो होती है 12 मासी नदियाँ। आप अगर देखेंगे नदियों के बारे में, जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि साउथ इंडियन जो नदियाँ हैं वो वृद्धावस्था में हैं। वो वृद्धावस्था में है तो पानी की मात्रा कम है, गर्मियों के दौरान वो सूख जाती हैं। मतलब क्या है, वो 12 मासी नहीं है, 12 महीने उनमें पानी नहीं रहता है। कुछ कुछ नदियाँ ही ऐसी हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत 12 महीने पूरा पानी देखने को मिलेगा। और इसके अपोजिट में देखेंगे नॉर्थ इंडिया की जितने भी नहरें हैं, नहरें का नदियाँ हैं, वो अपनी युवा अवस्था में हैं, जिसकी वजह से सब हमेशा उनमें 12 महीनों पानी देखने को मिलता है। चाहे आप यमुना देखिए, गंगा देखिए, कोई भी नदी देखिए, क्या आपको लगता है कि 1-2 महीना तो सूखा पड़ा रहता, नहीं, हमेशा पानी रहेगा। ये लिखा हुआ देखिए 12 मासी नदी को मतलब क्या होता है कि पूरे साल उनमें कंटिन्यूअसली पानी बहता है, वो कभी सूखती नहीं है। पेरियार रिवर्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स। अगर पूछता है कि पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, शिवगिरी हिल्स से निकलती है ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज थ्रू आउट द पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था जब हमने, तभी मैंने आपको इस रिवर के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि पेरियार नेशनल पार्क के बीच से होकर के ये जाती है। ठीक है, द मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियाँ हैं। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी बताया था मैंने आपको कि मान लीजिए नदी है, यहाँ पे आकर नदियाँ अगर मिल रही हैं, इसका जल स्रोत बढ़ा रही हैं, तो वो होती हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और कोई नदी है ऐसे जा रही है, यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ गई, फिर यहाँ जाई थी, यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ गई, ये इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, कि पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी, तो है एक मुथिरा पुझा है, एक मुल्लायार है, एक चेरुथूनी है, एक और पेरिन जानिकुत्ती। थोड़े से अजीबो-गरीब नाम है, थोड़े से साउथ इंडियंस नाम ऐसे ही होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होने वाला है प्लेसेस इन द न्यूज़ के बारे में।
आपको पता है जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहे हैं। और आप देखो, आपको मतलब जब से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं डेली आपका एक जो है टॉपिक रखती हूँ कि प्लेसेस इन द न्यूज़ के बारे में। तो आप सोच के 30 दिन में मैं आपको 30 जगह बताती हूँ ऑलरेडी कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ इंडिया की बताती हूँ, वो इंडिया के बाहर की अलग अलग कंट्रीज़ की कई बार होती हैं, ज़्यादातर इंडिया की होती हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आप देखिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन होता है कोई इंटरनेशनल, हम अगर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं आपको उसका मैप बता देती हूँ, ठीक है। वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता ही है ज़्यादातर कि इस सी में यहाँ पे इशू चल रहा है, इस कंट्री में ये चल रहा है, उस कंट्री में वो चल रहा है, तो कंट्री में कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है वो सब बताती हूँ। लेकिन इंडिया में क्या है, हम ज़्यादातर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल चीज़ें तो हम लोकेशन देख लेते हैं, बाकी पॉलिटिकल हो गया या पॉलिटिकल हो गया, आपका इकोनॉमिकल हो गया, या सोशल तब समाज से रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया, उसको हम वहाँ पे मैप के थ्रू समझ नहीं पाते, या मैप वहाँ पे आता ही नहीं है, तो वहाँ पे मैप पढ़ते नहीं हैं। इसलिए क्या है, कोशिश करती हूँ कि जो छोटी छोटी जगह है हमारे यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा ऐड करके मैं आपको पढ़ाती रहूँ। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं चिल्का लेक के बारे में, कि चिल्का लेक कहाँ पर है, क्या है, कैसे, इसके बारे में देखते हैं। तो लिखा है लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ओडिशा है। ओडिशा आपका ये रहा। गहिरमाथा आपने ओडिशा बारे में पढ़ा होगा। टर्टल्स होते हैं, उन टर्टल्स का नाम क्या होता है जो यहाँ पे ब्रीड करने के लिए आते हैं। और इस जो टर्टल्स होते हैं वो बहुत चर्चा में रहते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है नेस्टिंग के लिए आते हैं, बल्क नेस्टिंग होती है वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर, और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। वो यहीं पर आते हैं, चिल्का लेक ओडिशा के गहिरमाथा की जगह पर आते हैं, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैगून है ये। एशिया की सबसे बड़ी है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की दूसरी जो है सबसे बड़ी ये क्या है, लेक है। इन इंडिया 1981 चिल्का लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के तहत जिन स्थानों को मार्क किया जाता है, इंडिया से सबसे पहली जगह कौन सी थी, तो क्या है 1981 में सबसे पहले अगर किसी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था तो वो हमारी चिल्का लेक है। तो चिल्का लेक के बारे में पढ़ा हमने कि ओडिशा में है, और साथ में क्या है ये जो एशिया की है सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ एशिया की जो है फर्स्ट लार्जेस्ट है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। ये भी देख लिया हमने, ठीक है, लोकेशन भी देख ली। फिर लिखा है मेजर अट्रैक्शंस, मतलब इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो इसमें कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने वाली भी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल लिखा है यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन स्पॉटेड ऑफ सतपड़ा आइलैंड। तो इरावदी डॉल्फिन आपने पढ़ी होंगी, मैंने आपको कुछ दिन पहले डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ाया था, आपको बताया था कि जनसंख्या उनकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर इसके बारे में क्या लिखा है, द लार्ज नालाबाना आइलैंड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट ऑफ रीड्स कवरिंग अबाउट 16 स्क्वायर किलोमीटर इन द लैगून एरिया वॉज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी इन 1987। तो इसी जगह का एक एरिया है जिसको बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है 1987 में, तो ये याद रखिएगा। फिर क्या है, कालीजाई टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द आइलैंड इन चिल्का लेक। तो एक चिल्का लेक में आइलैंड है जहाँ पे एक मंदिर लोकेटेड है, मंदिर का नाम ये रहा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस लोकेशन के बारे में अच्छे से हो गई हैं। और ओडिशा के बारे में एक अगर इम्पोर्टेंट और बात बताऊं आपको, तो सबसे जनजाति जो हमारी जनजातियां हैं, आपने ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स जो हैं वो कहीं निवास करते हैं तो वो आपके ओडिशा में ही देखने को मिलेंगे। आपको पढ़ाया था ऑलरेडी मैंने कि पीवीटीज़ भी हमारे यहाँ पर हैं, और लगभग पीवीटीज़ जो है 75 हैं, अलग अलग जनजातियाँ, वो सारी ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियाँ जो हैं आपकी ओडिशा में ही निवास करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होने वाला है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। तो सेक्स वर्कर्स के बारे में हम यहाँ पे एक डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है जगह, मतलब ये डे जो है इसलिए सेलिब्रेट करें ताकि जो लोग भी इस एरिया में काम करते हैं उनको थोड़ी सी इज्जत या रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाए, क्योंकि वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। बस ये ना हो कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया गया, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वो एक तरीके से इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में देखते हैं। तो लिखा हुआ है हर साल 2 जून को मनाते हैं ये, ऑनर्स सेक्स वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइज देयर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड वर्किंग कंडीशंस।
तो अगर आप जाकर के कभी ना इनकी वर्किंग कंडीशन देखेंगे ना, तो आपको तो अभी घिन आती है, लोगों को घिन आती है, उनको इज्जत की नज़रों से नहीं देखते हैं। लेकिन जिन कंडीशंस में ये काम करते हैं, जिन कंडीशन में ये रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होती है वहाँ पे जो है। अगर बात करें मतलब सफाई, साफ़ सफाई की, या चीज़ों के अच्छे से रखने की, खाने की चीज़ें अच्छी या पहनने की चीज़ें अच्छी हों, उनकी सोशल लाइफ तो कुछ होती नहीं है। वो बाहर अगर जाते भी तो लोग उनको उल्टी सीधी चीज़ें सुनाते हैं, तो ज़्यादातर बाहर जाना पसंद भी नहीं करते हैं। वो अपने एरिया में ही रहते हैं। सोचिए कोई व्यक्ति अपने एरिया में ही रहता है, वो दुनिया से बाहर, मतलब दुनिया से डिस्कनेक्टेड फील करता है। पहले ही वो मतलब बहुत हालत ख़राब हालत में है। साथ में क्या है, सोसाइटी में उनको बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है, गाली की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि उनको हम क्या करें, सम्मानित करना चाह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल लोग काम करते हैं, कोई दुकान लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई कपड़े का शोरूम खोल रहा है, कोई मॉल खोल रहा है, वो बिजनेसमैन अगर है, वो कोई अपना काम कर रहा है, तो सेक्स वर्कर्स को भी वहाँ पे वैसे ही उम्मीद होती है कि हमें भी वैसे ही आप रिस्पेक्ट दीजिए, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। सिर्फ उनको गलत तरीके से देखा जाता है, जो उनके साथ वो नहीं होना चाहिए। ऑफ्टन एक्सप्लॉइट वर्कर्स कंडीशन, और उनके साथ देखिए और क्या है, एक तो वर्किंग कंडीशंस जो हैं बहुत ख़राब होती हैं। आप कहीं काम करने नहीं जा रहे, वहाँ पे एसी ना चलता, परेशान हो जाएगी, भाई एसी नहीं चल रहा, ऑफिस में नहीं आएंगे, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आती है, एसी ऑफिस में नहीं जाएंगे, आप इतने से परेशान हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे वो लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल सुविधाओं के नाम पे जीरो होता है। वर्किंग कंडीशन जो है बहुत ख़राब होती हैं, और एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जो है सेक्स वर्कर्स अगर काम नहीं भी करना चाहें तो उनको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं वो नहीं मानते हैं। कई बार जो उनके लीडर्स होते हैं, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनके एक लीडर्स होते हैं, वो नहीं मानते हैं। जैसे आप जब चाहो छुट्टी मार सकते हो, घर पे बैठ सकते हैं ना, उनको ये आज़ादी नहीं दी गई है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। ऑन 2 जून 1975 approximately 100 sex workers occupied at Saint Nizier Church in the Lyon, France, to express anger about their exploitation या एक्सप्लोटेटिव लिविंग कंडीशंस एंड वर्क कल्चर। तो कहाँ पे, फ्रांस में लगभग 2 जून को 1975 में 100 वर्कर्स जो है, सेक्स वर्कर्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने बोला था अपनी चीज़ों के बारे में कि हम कैसी वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, हमारी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, जीना हमारे लिए कितना ख़राब है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्रेस की गई थी। द चर्च वॉज ब्रूटली रेज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स ऑन 10 जून। वहाँ पे चर्च में क्या है, रेड पड़ी थी 10 जून को। इस घटना के बाद दिस एक्शन बिकम अ नेशनल मूवमेंट एंड सो नाउ सेलिब्रेटेड इन द यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड। एक तरीके से ये नेशनल मूवमेंट बन गया था पूरे नेशन, मतलब पूरे फ्रांस में एक तरीके से आग लग गई इस मामले को लेकर के, क्योंकि वहाँ पुलिस ने रेड कर दिया। तो उसके बाद ना है, हम जो है हर साल 2 जून को क्या मनाते हैं, यूरोप में और वर्ल्ड वाइड क्या मनाते हैं हम, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ताकि सेक्स वर्कर्स के बारे में हम लोगों को जागरूक कर पाएँ, लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है गंदा वो थोड़ा ठीक कर पाएँ। अगर गंगूबाई आपने मूवी देखी है, तो जब उनको स्टेज पे बिठाया जाता है बात करने के लिए, जब आलिया भट्ट जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने वहाँ पर बोली हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हाँ, सच में समाज को थोड़ा सा उनको नॉर्मल इंसानों की तरह देखना चाहिए। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। कभी कभी होता है सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई फंस जाता है, या कभी क्या होता है कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। मतलब क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा जिसमें उसकी रिस्पेक्ट जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट जाए, समाज उसको घृणित नज़रों से देखे। कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहता, उस काम को नहीं करना चाहता, जब तक कि वो बिल्कुल मजबूर ना हो जाए कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, उस काम को करने के अलावा, या तो वो मर जाए या तो वो काम करे, तब जाकर के लोग उस काम में घुसते हैं या उस काम में जाकर बैठते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी आप उनको जज करते हो इस तरीके से कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लोग गालियाँ देते हैं उनको, तो हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि उनमें जो वो काम कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। वो उसमें क्या होता है, थोड़ा समाज की गलती है, थोड़ा सोसाइटी, मतलब थोड़ा वहाँ के लोगों की गलती है। चीज़ यहाँ पे देखी होगी आपने। और एक अगर आपने मूवी देखी है, और जो कौन सी मूवी है मुझे, हाँ, OMG 2 में भी आपने देखा होगा, एक कोर्ट में जब भी एक सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है, तो वो भी अपने काम के बारे में वहाँ पे बताती हैं चीज़ें कि क्या है, एक तरीके से काम है, एक तरीके से ये ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, ये सिखाना पड़ता है, वो सिखाना पड़ता है। घर पे अगर सिखाया गया होता, मतलब अगर वो चीज़ चल रही है ना, तो वो चीज़ चल रही है क्योंकि वहाँ पे लोग जा रहे हैं।
अगर लोग जाना बंद कर दें या लोग डिमांड करना बंद कर दें तो उस चीज़ को रोक दिया जाएगा। तो क्या है, लोग बोलते हैं कि हाँ कोठे चलते हैं, यहाँ पे सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। लोग सोसाइटी में जो रह रहे हैं बड़े बड़े घरों में जिनके पास पैसा, वो डिमांड करते हैं ना इस चीज़ों की, तभी तो चीज़ चल रही है। अगर सोसाइटी बदल जाए, समाज के लोग बदल जाए, अपने को सुधार लोग भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, तो वहाँ पर उनकी डिमांड कम होगी तो लोग उनको ऐसे रखना या उनको ये काम करना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेटिव्स खोज लेंगे लोग। ठीक है, तो चीज़ें अलग अलग टाइप की हैं, समझने की ज़रूरत है बस यहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन पर। आपको पता है क्लास के एंड में हम डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, शरावती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरावती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बोला है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। महात्मा गांधी जल विद्युत स्टेशन इस पर बनाया गया है। महात्मा गांधी जल विद्युत स्टेशन इस पर बनाया गया है। 2 स्टेटमेंट हमारे हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल एक सही है या फिर केवल दूसरा सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो सही विकल्प हमारा है ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला वाला क्यों गलत हो जाता है इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे जाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। तो लिखा हुआ है, शरावती नदी वास्तव में पश्चिम की ओर बहने वाली है, पूर्व की ओर नहीं बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली और बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में गिरती है। जस्ट अपोजिट दिया था, ये यहाँ नहीं गिर रही है, यहाँ गिर रही है, पश्चिम की ओर बहती है और यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, जिसकी वजह से इस पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है शरावती नदी के पानी का उपयोग करके बिजली पैदा करता है। यह नदी परिस्थित है जो कर्नाटक की बिजली आपूर्ति में योगदान देता है। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे कि महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है किस स्टेट पे है, तो याद रखना है कर्नाटका में है। किस नदी में है, तो इरावती सरवती, इरावती बोल रही, एक जैसी नदियां हैं ना, तो सरवती नदी में आपको देखने को मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने और हमने उसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे सीख लिए, आंसर सीख लिए। तो बात करें अगर क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, तो अभी हाल ही में हमारा जो एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कर्नाटक सरकार को शरावती नदी में अवैध रेत खनन निपटने का निर्देश दिया था। आपको मैंने पढ़ाया था अभी हाल ही में, समझ में आ गया यहाँ से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है, कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत जो है 2003 में इसकी स्थापना के बाद पहली बार 2024 से लेकर के 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा। पहला स्टेटमेंट हमारा ये रहा। दूसरा है, इसमें एशिया के लगभग 50 सदस्य देश शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये रहा। तीसरा है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि केवल 1 और 2 सही है या सिर्फ केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है या सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। तो जो हमारे सही है वो है पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत क्यों है इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, कोलंबो प्रक्रिया में एशिया के 12 सदस्य देश हैं, ना कि 50। वहाँ पे 50 लिखा था, इसलिए 50 नहीं है, 12 है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका जैसे शामिल है, ना कि 50 देश जैसा कि कहा गया है, इसलिए गलत हो जाता है। पहला वाला सही है हमारा। और लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, भारत कोलंबो प्रक्रिया के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जब जो कोलंबो प्रक्रिया है, जब इसको बनाया जा रहा था तब भारत वहाँ पे शामिल था। इसका मतलब ये होता है, जो इस क्षेत्र में विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो भी विदेशी रोजगार होता है या वहाँ पे किसी को संविदा पर रोजगार दिया जाता है, उन चीज़ों पर जो ध्यान केंद्रित करने का काम है, उन चीज़ों पर नज़र बनाए रखने का काम जो है वो इंडिया भी करता है। अगर देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया, समाचार में क्या था, तो लिखा है यहाँ पे, भारत ने 2003 की स्थापना के बाद पहली बार 2024 से 26 के कार्यकाल कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। पहली बार जो है भारत इस प्रक्रिया की जो है अध्यक्षता संभालने वाला है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, रुद्रम सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, रुद्र एम सेकंड जो मिसाइल का है SU-30 MK1 से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये है, ये स्वदेशी रूप से विकसित
ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपण मिसाइल है। लिक्विड वहाँ पे प्रॉपर मतलब लिक्विड वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। ठोस वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ठोस ईंधन, ठीक है, ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हवा से सतह पर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिसे बोला हवा से सतह पर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बोल रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल 100% यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी कि एक और दो दोनों ही यहाँ पे हमारे ऑप्शन सही हैं। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, रुद्रम सेकंड मिसाइल का Su-30M फर्स्ट विमान से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है, जिससे इस लड़ाकू जेट के साथ एकीकरण और परिचालन तत्परता की इसकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। तो ये लड़ाकू जेट है जो कि लड़ाकू कामों के लिए, लड़ाकू चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसकी कैपेसिटी के बारे में, वो चीज़ें कैसे काम करता है, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिली, ठीक है। सेकंड क्या है, रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करता है। कई बार स्टेटमेंट पूछता है कि हवा से सतह पर मार करता है, सतह पर मार करता है या हवा पे, मतलब ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन आ भी रहा होगा, दिमाग का दही हो जाता है वहाँ पे कि भाई क्या पूछा है। यहाँ पे हम एक बार पढ़ के जा रहे हैं कि हाँ हवा से सतह पर मार कर रहा है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक पढ़ लिया हमने। अगर जरा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में लिखा होगा हवा से सतह पर, सतह से हवा पर, हवा से हवा पर और सतह से सतह पर। दिमाग घूम जाएगा वहाँ पे कि पूछ क्या रहा है, आ तो रहा था, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे तो क्या है, इसलिए बोलते हैं कि बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मिसाइल है ये, जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो जमीन पर आधारित खतरों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए ठोस प्रणोदन तकनीकी का उपयोग करता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ है, ठीक है, जिसको डिस्ट्रॉय करना है, तो आप जो सतह से हवा से सतह पर मार करके इस चीज़ को नष्ट कर देंगे और वहाँ पे खतरा जो है टल जाएगा। जो हमने क्वेश्चन लिया है, समाचार कहाँ से था ये, रुद्र एम सेकंड मिसाइल का Su-30M से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे न्यूज़ पे ये चल रहा था, वहाँ से हमने क्वेश्चन निकाल कर के ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इतना इलेक्शन चल रहा है, कल राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में पढ़ लिया था हमने, तो मैं सोचा आज एक राज्यपाल का क्वेश्चन डाल देती हूँ कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DP, कुछ और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इस बार लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछेगा आपसे और लोकसभा के बारे में पूछ सकता है आपसे। तो और भी चीज़ें हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली जो चर्चा में बनी रहती हैं चीज़ें, क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुसार उसे उस राज्य का अनिवासी नहीं होना चाहिए जहाँ से उसे चुना गया है। यहाँ पे अनिवासी बोला गया है, मतलब अनिवासी ना कि निवासी बोला गया है। निवासी मतलब होता है क्या, वहाँ पे निवास करने वाला हो, अनिवासी मतलब है निवास नहीं करता है वहाँ पे। समझ में आ गया। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी होती है, राष्ट्रपति को उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी होती है, लेकिन सलाह मानना अनिवार्य नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये हमारा हो गया, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि UPSC ना निकले, 32 की उम्र हो गई है, आप बिल्कुल लगे कि अब तो बेकार हो गए, नहीं। आप राज्यपाल का चुनाव, मतलब राज्यपाल के लिए आप कोशिश कर सकते हो कि क्योंकि 35 साल मिनिमम एज मानी गई है इसकी। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये तो सही हो जाता है, ठीक है। सेकंड भी सही है हमारा। तीसरा जो आपसे घुमा दिया ना, घुमाया यहाँ पे अनिवासी लिखा होता कि अनिवासी होना चाहिए जहाँ से उसे चुना गया है, तब भी गलत हो जाता। अनिवासी नहीं है, वहाँ का निवासी नहीं है, तभी यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। तो सही विकल्प हमारे होने वाला है दूसरा और तीसरा विकल्प। जो ऑप्शंस हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही है। पहला गलत क्यों है, कन्वेंशन के अनुसार जो है निष्पक्ष रहने के लिए राज्यपाल को आमतौर पर उस राज्य का अधिवासी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रहेगा, देखिए मुख्यमंत्री भी वहीं का है, आपको मैंने बताया है कई बार, मुख्यमंत्री जो है उसी स्टेट का है और राज्यपाल भी उसी स्टेट का हो जाएगा। तो वहाँ पे सेंटर की चलेगी कैसे। कई बार जो है राज्यपाल को जो है सेंटर का एक तरीके से क्या
मानते हैं, सदस्य मानते हैं, मेंबर मानते हैं, या फिर मतलब कुछ ही मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो राज्यपाल है यहाँ पे नियुक्ति जो राज्यपाल की होती है कि वो उस स्टेट से नहीं होगा और यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें करता है ताकि यहाँ पे स्टेट को हम कंट्रोल कर पाएँ। वरना कल को दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, बोलेंगे हम अपने मान लीजिए यूपी के दोनों अलग होते, यूपी के ही होते, मुख्यमंत्री भी वहीं के और राज्यपाल भी वहीं के, बोलते हम अपना अलग देश बनाएंगे। उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं, एक देश है। समस्या खड़ी हो जाती, दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, तो कंट्रोल में रहे वहाँ की सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसलिए जो है राज्यपाल को कई बार बोला जाता है कि ये केंद्र सरकार का एजेंट है, यहाँ की बात वहाँ करता है, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। और यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, तो हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। दूसरा लिखा गया है कि राष्ट्रपति को ना मुख्यमंत्री की सलाह लेनी होगी, कि पूछना है, आपको पूछेंगे आपसे, लेकिन आपकी सलाह माननी है नहीं माननी है वो डिपेंड करता है। मन होगा तो मान लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मान लेंगे। और उम्र जो है 35 जो है मिनिमम होनी चाहिए, 35 से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, 35 साल के ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायतों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों की अवधि को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है। समय से पहले भंग हुई पंचायतों के लिए नए चुनाव की आवश्यकता होती है, पहला स्टेटमेंट हमारा है। विघटन के बाद पुनर्गठन पंचायतें पूरे 5 साल तक कार्य पूरा नहीं कर सकती हैं, दूसरा है। मतलब विघटन हुआ 2.5 साल बाद जो दूसरी बनी तो वो क्या 5 साल के लिए काम करेगी या 5 साल के लिए नहीं करेगी, जितना बचा है कार्यकाल उसके लिए करेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है पंचायतें शासन के प्रत्येक स्तर पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया तो नॉर्मल स्टेटमेंट यही है, नॉर्मल यही होता है कि जहाँ पर पंचायतों का चुनाव होगा कोई जीतेगा वो 5 साल के लिए वहाँ पर रहेगा। तो ठीक है, हमारा पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, पहला गलत क्यों है? यदि कोई पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति के 6 महीने के भीतर भंग हो जाती है, ठीक है, तो शेष अवधि 6 महीने से कम होने पर चुनाव की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 4 साल 6 महीने थे, तभी जो है वहाँ की पंचायत जो भंग हो गई, तो अब 6 महीने के लिए कौन इलेक्शन कराएगा? उसको वहाँ पे इलेक्शन नहीं कराते हैं, ऐसे काम चलाते हैं। यदि पहले भंग किया जाता है तो शेष कार्यकाल की परवाह किए बिना विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन अगर 4 साल 6 महीने के पहले 2 साल 2.5 साल 3 साल तब अगर विघटन हो गया तो आपको इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और जितना कार्यकाल उनका बचा होगा पहले वाले का उतने टाइम के लिए ही रहेंगे, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, ठीक है। पुनर्गठित पंचायतें केवल विघटित पंचायत के कार्यकाल के शेष अवधि के लिए कार्य करती है। जितना भी टाइम बचा होगा, जैसे मान लीजिए पहली वाली 3 साल में विघटित हो गई तो 2 साल बचा है, तो जो नई वाली बनकर आएगी वो सिर्फ 2 साल के लिए काम करेगी, ना कि 5 साल के लिए। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगले नियमित चुनाव चक्र के साथ मेल नहीं खाता है तब तक वे आवश्यक रूप से पूरे 5 साल तक पद नहीं रहेंगे। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए यूपी में पंचायती चुनाव होते हैं हर बार, ठीक है, एक टाइम फिक्स है कि इस महीने में चुनाव होते हैं। अगर यहाँ पे कोई 4 एरिया है, यहाँ पे जो है भंग हो गई, यहाँ पे भी भंग हो गई, यहाँ पे भंग हो गई, यहाँ पे भंग हो गई, यहाँ पे 2 साल में, यहाँ पे 3 साल में, यहाँ पे 1 साल में, यहाँ पे 2.5 साल में, अगर आप इनको भंग होने के बाद नई पंचायतों को 5-5 साल का टाइम देंगे तो ये जो सीक्वेंस चला था कि पूरे यूपी में एक साथ हो रहे थे इलेक्शंस, वो सीक्वेंस टूट जाएगा। कहीं कभी हो रहे हैं, कहीं पर कभी होंगे, ऐसा ना हो इसके लिए बोला गया है कि जब भी भंग होंगी जितना कार्यकाल बचा होगा उतने कार्यकाल के लिए ही वो यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है। सामान्य नियम विभिन्न स्तरों ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद में अधिकांश पंचायतों के लिए 5 साल, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हमारा होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो आप तो आप हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएंगी चीज़ें। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियोस टाइम से मिलते हैं आपको, इसके लिए चैनल को बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।